आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 28 जुलाई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। जापान में आया बहुत हैवी ज़लज़ला, शॉपिंग मॉल में धमाके के बाद कई लोगों की मौत, दर्जनों लापता। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर रख दी बड़ी शर्त, ईरान को दे डाली कयामत बरपाने की धमकी। ईरान ने अपना जब्त हुआ पैसा वसूलने के लिए हॉर्मोज में जारी कर दी नई वार्निंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान का कंट्रोल खत्म करने की तैयारी में जुटे गल्फ मुल्कों ने की ऑनलाइन बैठक। हूथियों ने सऊदी अरब को दी बहुत बड़ी धमकी। उधर हूथीज के हमले के बाद सऊदी अरब के खजाने को लग गया बहुत बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से पहले 600 से ज्यादा रिटायर्ड इजरायली अफसरों ने खोला मोर्चा। वेस्ट बैंक में जुल्म को लेकर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ाई। इधर गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक्स जारी, उधर वेस्ट बैंक में इजरायली फौज का बड़ा क्रैकडाउन और नाइजीरिया में फौज का जबरदस्त काउंटर ऑपरेशन। 40 से ज्यादा हथियारबंद लड़ाके किए ढेर। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। लेकिन पहले एक इल्तिजा, आप ही का चैनल है, ना किया हो अब तक सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया उनसे कह रहा हूँ, वरना लोग कहते हैं आदिल भाई 3 साल से किया हुआ है। खैर बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। जापान में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। एक शॉपिंग मॉल में हुए धमाके के बाद कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग अब भी फंसे हुए हैं, लापता भी हैं। जापान के जुनूबी कोमामोटो प्रीफेक्चर में आए इस ज़ोरदार ज़लज़ले ने कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप कर दी, सड़कों को नुकसान पहुंचाया और लोगों में दहशत फैला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के बाद एक बड़े शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि कई लोगों की मौत की जो है वो अंदेशा जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस धमाके के बाद मॉल में काम करने वाले करीब 20 से 30 स्टाफ मेंबर्स लापता हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें उन्हें तलाश करने में जुटी हुई हैं। अफसरों के मुताबिक मॉल में हुए धमाके के बाद राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश अब भी जारी है। जापान की प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची ने लोगों से अपील की है कि वो मोहतात रहें, क्योंकि इसी शिद्दत के दोबारा ज़लज़ले और तेज़ आफ्टर शॉक्स आने का ख़तरा बना हुआ है। सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। लोगों से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मकामी हालात पर नज़र रखें और किसी भी इमरजेंसी हिदायत को नज़रअंदाज ना करें। अफसरों के मुताबिक बिजली कटने, सड़कों को नुकसान पहुंचने और इमारतों पर असर पड़ने के बाद राहत और रेस्क्यू का काम तेज़ कर दिया गया है। यानी कि जापान एक बार फिर कुदरत के बेहद ख़तरनाक झटके से जूझ रहा है और अब सबसे बड़ा फोकस मलबे में फंसे लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकालने पर है। लेकिन जापान में ज़लज़ले आते रहते हैं। ये कई सालों में आया सबसे जो है ख़तरनाक ज़लज़ला बताया जा रहा है, जिसमें लोग मारे गए हैं, जिसमें इमारतें गिर गई हैं, जिसमें लोग लापता हैं। आते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। 4 दिन से मिडिल ईस्ट में बम, मिसाइलों और ड्रोन्स का शोर नहीं सुनाई दे रहा। ना ईरान ने हमले किए, ना अमेरिका ने। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सबसे बड़े हमले की धमकी दे रहे हैं, सबसे मैसिव अटैक की। 28 जुलाई की रात डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जिसके लिए वो मशहूर हैं। उन्होंने एक बार फिर ईरान को धमकाया और कहा कि या तो न्यूक्लियर डील कर लो, वरना पिकेक्स माउंटेन समेत ईरान के कई और अहम ठिकानों को तबाह करने के लिए हमारे फाइटर जेट तैयार हैं। इस खबर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आखिर में एक सवाल है। एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो पिकेक्स माउंटेन अगला बड़ा निशाना होगा। ट्रंप ने कहा कि वो नहीं चाहते कि ईरान के पुलों और बिजली घरों जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका के पास दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत मजबूत है। ईरान जानता है कि अगर उसने डील नहीं की तो हम अगला कदम उठाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पिकेक्स माउंटेन को भी बहुत आसानी से तबाह कर दिया जाएगा। ये पिकेक्स माउंटेन वही है जहां बताया जाता है कि न्यूक्लियर मटेरियल ईरान ने छुपाया है। इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें पिकेक्स माउंटेन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे बीबी से ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका इस मामले में पूरी तरह से मुलव्विस रहे। ट्रंप ने इसके आगे कहा कि मुझे पहले से पता है कि पिकेक्स माउंटेन में क्या चल रहा है। यानी ट्रंप ने एक तरह से नेतन्याहू की इस चापलूसी की कोशिश को दरकिनार भी कर दिया और यह जताने की कोशिश भी की कि उन्हें हालात की जानकारी देने के लिए किसी की
ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 दिन पहले ईरान और अमेरिका ने बिना किसी सुलहनामे के, बिना किसी मीडिएशन के हमले रोक दिए थे। अब ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर बातचीत नाकाम रही तो फिर हमले दोबारा शुरू होंगे। सवाल ये है कि क्या पर्दे के पीछे कोई न्यूक्लियर बातचीत वाकई चल भी रही है? इसके बारे में ईरान खुलकर बात नहीं कर रहा और ट्रंप उसी को लेकर लगातार धमकियां दे रहे हैं। ये बेहद ताज्जुब की बात है कि कोई मीटिंग बातचीत चल रही है। देखते हैं कि आने वाले घंटों में या आने वाले दिनों में इसका जवाब कैसे सामने आता है, ईरान क्या कहता है। बढ़ते आगे, ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक और बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी मुल्क या कंपनी उसके जब्त किए गए पैसों का इस्तेमाल करेगी, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया जाएगा, उसके जहाज जा नहीं पाएंगे। 28 जुलाई की रात या शाम जारी एक बयान में ईरान की फ़ौज के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ख़ातम अल अनबिया ने कहा कि अगर कोई भी मुल्क या कंपनी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस तजवीज़ को मानती है जिसके तहत ईरान के ज़ब्त किए गए, फ्रीज़ किए गए पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसे जहाज़ों को, ऐसे मुल्कों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों और कार्गो को हुए नुकसान की भरपाई ईरान के ज़ब्त किए गए पैसों से की जाएगी। लेकिन ईरान ने इसे गैर कानूनी और भड़काऊ कदम करार देते हुए कहा है कि जो भी उसके ज़ब्त किए गए पैसों पर हाथ डालेगा, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता भी बंद हो सकता है, टांगें तोड़ दी जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब ईरान का अकेला कंट्रोल बचता दिखाई नहीं दे रहा। ये ईरान और ईरान को चाहने वालों के एतबार से थोड़ी सी टफ खबर है। गल्फ़ के तमाम मुल्क अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नया निज़ाम बनाने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 28 जुलाई की शाम ओमान की वजारत ख़ारजा के मुताबिक गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल यानी GCC के तमाम वज़ीर ख़ारजा यानी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐसे मीटिंग की जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ओमान के बयान के मुताबिक तमाम मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेविगेशन की आज़ादी, उसकी सेफ्टी और रीजन में स्टेबिलिटी के लिए मुश्तरका यानी जॉइंट डिप्लोमेटिक कोशिशों को और तेज़ किया जाए। दोस्तों, यानी जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब तक ईरान सबसे बड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करता रहा, अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करता रहा, अब उसी के लिए गल्फ़ के तमाम मुल्क मिलकर, अरब मुल्क मिलकर नया निज़ाम तैयार करने में जुट गए हैं। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से अकेले ईरान के ज़रिए फ़ीस वसूलने वाला प्लान भी अमल में नहीं आ पाएगा और यही इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा पैगाम माना जा रहा है। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको खबर दी थी कि ओमान ने प्रपोज़ल भेज दिया है ईरान को और इसमें कहा है कि वॉलंटरी फ़ीस, मतलब अपनी मर्ज़ी से, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जहाज़ फ़ीस देना चाहेंगे वो देंगे, ज़बरदस्ती नहीं वसूली जाएगी। ये तुम भी आओ कालू, ये तुम भी भालू, नीलू पीलू, ऐसा कुछ नहीं होगा। ईरान हर किसी से फ़ीस वसूलना चाहता था। बढ़ते आगे। यमन के हुथीज़ ने सऊदी अरब को अब खुली वार्निंग दे दी है। हुथीज़ ने साफ कह दिया है कि जब तक सऊदी अरब यमन की नाकेबंदी पूरी तरह ख़त्म नहीं करता, उसके खिलाफ हमले रुकने वाले नहीं हैं। 28 जुलाई को अंसरुल्लाह मूवमेंट के सीनियर लीडर, हुथीज़ के सीनियर लीडर मोहम्मद अल बुखैती ने यह कहा कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो यमन पर लगी अपनी पुरानी नाकेबंदी पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देता। उन्होंने कहा कि यमन की हाकमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब सज़ा से नहीं बच सकेगा। अल बुखैती ने यह भी साफ कहा है कि हुथियों के हथियार कभी अपने अंदरूनी मुखालिफों की तरफ नहीं उठेंगे, बल्कि उनका निशाना सिर्फ सऊदी अरब ही रहेगा। यानी हुथीज़ में जो ग्रुप्स हैं, फैक्शंस हैं यमन में, हुथीज़ उनके ख़िलाफ़ लड़ाई न लड़ने की बात कर रहे हैं। यानी वो एक तरीके से बैलेंस कर रहे हैं कि तुम लोग भी मेरे ख़िलाफ़ मत बोलो, मेरा मसला सिर्फ सऊदी अरब से है, आप लोगों से कुछ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। इसी ज़मीन से एक और ख़बर है। यमन के हुथीज़ का हमला अब सऊदी अरब को भारी पड़ने लगा है। हुथीज़ के मिसाइल हमले के बाद, या यूं कहें कि 2 मिसाइल हमलों के बाद, सऊदी अरब की सबसे अहम ऑयल रिफाइनरियों में से एक को बंद करना पड़ गया 2 हमलों में। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरामको ने जिज़ान में मौजूद अपनी 4 लाख बैरल रोज़ाना कैपेसिटी वाली
ऑयल रिफाइनरी को फिलहाल बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई को हुथीज के हमले में रिफाइनरी के गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स और ऑयल स्टोरेज एरिया को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद पूरी फैसिलिटी को एहतियातन बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरम्मत का काम तेजी से जारी है और सऊदी अरामको की कोशिश है कि 15 अगस्त तक रिफाइनरी को दोबारा चालू कर दिया जाए। दोस्तों, यानी हुथीज अब सिर्फ मिसाइलें नहीं दाग रहे, बल्कि सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ऐसा दबाव बना रहे हैं जिसका असर पूरी ऑयल सप्लाई चेन पर, पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आज इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। वो बंदा व्हाइट हाउस पहुंच भी गया है, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही सैकड़ों रिटायर्ड इस्राएली सिक्योरिटी अफसरों ने नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस्राएल के साबिक फौजी और सिक्योरिटी अफसरों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो नेतन्याहू पर वेस्ट बैंक में जारी सेटलर टेरर को रोकने के लिए दबाव बनाए, यानी सेटलर्स की दहशतगर्दी को रोकने के लिए दबाव बनाए। देखो, ये इस्राएली अफसर कह रहे हैं। करीब 600 रिटायर्ड इस्राएली सिक्योरिटी अफसरों की तरफ से भेजे गए एक खत में कहा गया है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सेटलर्स की बढ़ती वायलेंस अब सिर्फ फ़लस्तीनी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि खुद इस्राएल की सिक्योरिटी और अमरीकी इंटरेस्ट के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, वही हो रहा है। अभी सुनिए, खबर बाकी है। दोस्तों, ये अपील कमांडर्स फॉर इस्राइल सिक्योरिटी नाम के ग्रुप की तरफ से की गई है, जिसमें इस्राएली फौज, शिन बेत, मोसाद पुलिस, इस्राएली पुलिस और डिप्लोमेटिक सर्विस से जुड़े करीब 600 रिटायर्ड इस्राएली सिक्योरिटी अफसर शामिल हैं। इन सिक्योरिटी अफसरों का कहना है कि वेस्ट बैंक में सेटलर्स की बढ़ती वायलेंस इस्राएल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रही है और अमेरिका के रीजनल इंटरेस्ट के लिए भारी परेशानी पैदा कर सकती है। उन्होंने ट्रंप से कहा कि नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इसका असर आगे चलकर इस्राएल की सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। हाँ, जो पिटेगा वो एक दिन मारेगा भी, ये इन अफसरों को नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये ख़त ऐसे वक्त सामने आया है जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहा है। यानी एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप के सामने ईरान, मिडिल ईस्ट और सिक्योरिटी के मुद्दे उठाने जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी के मुल्क के पुराने सिक्योरिटी अफसर उसी की सरकार की पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस मामले में नेतन्याहू पर कोई प्रेशर बनाएंगे, या फिर ये मुद्दा भी सिर्फ बयानों और मीटिंग्स तक महदूद रह जाएगा। गजा में इस्राएली हमलों और फायरिंग में कम से कम 22 फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। 28 जुलाई को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इस्राएली एयर स्ट्राइक, फायरिंग और एक इमारत की दीवार गिरने की वजह से कम 22 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। पहले ये तादाद 16, 17, 18 बताई जा रही थी। सेंट्रल गजा के नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में इस्राएली ड्रोन हमले में 9 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। अल-अफ्दा हॉस्पिटल के मुताबिक ड्रोन ने उस जगह को निशाना बनाया जहां आम लोग जमा थे। बात फ़लस्तीन के उस बड़े हिस्से की, वेस्ट बैंक की करते हैं। इस्राएल ने फ़लस्तीनी शहरियों पर वहाँ शिकंजा और ज़्यादा कस दिया है। सिर्फ इस साल 2026 की शुरुआत से अब तक वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम से 3,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फ़लस्तीनी प्रिजनर्स सोसाइटी के मुताबिक इस साल की शुरुआत से अब तक इस्राएली फ़ौज 3600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल बिना किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन का इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा कर रहा है, जबकि इस महीने की शुरुआत तक 3,244 फ़लस्तीनी ऐसी हिरासत में बंद थे, जो हालिया सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। फ़लस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी का कहना है कि जेलों के अंदर टॉर्चर, भूखा रखना, मेडिकल नेग्लिजेंस, तन्हाई में कैद और यानी आइसोलेटेड जो प्रिजन होती है वो, जिस्मानी ज़्यादती और खुजली जैसी बीमारियों के फैलने के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गजा से कम 1,320 फ़लस्तीनियों को भी गैर कानूनी लड़ाके बताकर कैद कर रखा गया है। 2 अक्टूबर 2023 में गजा की जंग शुरू होने के बाद से अब तक वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलम से 24,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरियों को इस्राएली फ़ौज, इस्राएली फोर्सेस गिरफ्तार कर चुकी हैं।
बात उस मुल्क की जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, नाइजीरिया। उस नाइजीरिया में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है जहां 40 से ज़्यादा हथियारबंद हमलावर मार गिराए गए हैं। 28 जुलाई को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया के कत्सीना सूबे के एक गांव पर बड़ी तादाद में हथियारबंद ग्रुप्स ने हमला करने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया कि नाइजीरियाई मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन करते हुए हमले को नाकाम बना दिया, जिसमें 40 से ज़्यादा हथियारबंद हमलावर मारे गए। मरने वालों में 8 सीनियर कमांडर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इस पूरे हमले का अहम जिम्मेदार माना जा रहा था। दोस्तों, नाइजीरिया के शुमाली इलाकों में ऐसे हथियारबंद ग्रुप्स पिछले कई सालों से बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं, जहां आए दिन गांवों पर हमले, किडनैपिंग और मिलिट्री के साथ गन बैटल की खबरें सामने आती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।